नमस्कार स्टूडेंट्स, कल अपन शीट डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे। कुछ शीट सेकंड स्टेज अपनी चल रही थी, उसमें 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज प्रपोज्ड इन विच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, लेंथ इज बीटा केजी एंड बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 जूल। मतलब एम केस को आपने हाइपोथेटिकल में बदलना है। किसको बदलना है? एम केस को, जिसकी वैल्यू क्या है 5, राइट। उसमें 1 केजी होता है, 1 मीटर होता है और 1 सेकेंड होता है। आपके पास है क्या? ये आपके पास है जूल। जूल की डायमेंशन होती है 1 2 -2। किस में बदलना है इसको? अल्फा केजी में। किस में बदलना है? बीटा मीटर में। किस में बदलना है? गामा सेकेंड में। आप सब्ट्रैक्ट कर इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा स्क्वायर और गामा का स्क्वायर आ जाएगा। तो n2 इक्वल टू क्या हो गया? 5 अल्फा -1 बीटा -2 और गामा +2 जैसा कोई रिजल्ट आ जाएगा। ओके। 38 देखिए, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है ओमेगा बाई के का। आपको पता है कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में ये डायमेंशन लेस है। इसका मतलब ओमेगा टी और के एक्स डायमेंशन लेस है। तो ओमेगा बाय के की बात कर रहा है, तो यहां से क्या आ गया? एक्स बाय टी, जो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी दी है? 6.6 इंटू 10⁻11 सीजीएस में पूछा है। तो देखिए जी की डायमेंशन क्या होती है? m-1 L3 t-2 होती है। आपको MKS टू CGS के लिए मैंने बताया था, क्या हो जाएगा? 6.62 इंटू 10⁻11 10⁻3a+2b हो जाए। a की वैल्यू क्या है? -3 और ये क्या है? 3 6 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया? +3 आ जाएगा। +3 करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻8 आ जाएगा। If the momentum, area and time are taken as a fundamental quantity, find the dimension of energy। देखो, जो एनर्जी की डायमेंशन है ना, वो P की A, A की B और T की C के बराबर होगी। ओके। आप डायमेंशन लिखें। P E की डायमेंशन होती है mL2t-2। P क्या है आपके पास? मोमेंटम, जिसकी डायमेंशन होगी mLt-1a। और A क्या है आपके पास? एरिया, जिसकी डायमेंशन होगी B और T C हो जाएगी। जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे तो m की पावर A, L की पावर क्या होगी? a+2b और t की पावर -a+c। कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 1, a+2b इक्वल टू 2 आया है। तो 2b कितना आ गया? 2 माइनस a कितना था? 1, तो 1 आ गया। b की वैल्यू 1/2 और -a+c को क्या लिखेंगे? -2। तो a माइनस सी को आप 2 लिखते हैं तो c कितना आ गया? a-2 बोले तो -1। तो आपके पास ऐसा रिलेशन क्या आ गया? -1। तो p की पावर 1, a की पावर 1/2 और t की पावर -1 ऐसा डायमेंशन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास 40 क्वेश्चन हो गए इसके। नेक्स्ट देखिए, आपके थर्ड स्टेज की बात करते हैं। देखिए थर्ड स्टेज में क्या है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। आपको बताया था प्लैंक कांस्टेंट जूल इंटू सेकेंड होता है। जूल का mL2t-2 इंटू सेकेंड करेंगे तो t-1 हो जाए। नेक्स्ट देखिए, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का पूछा है। P प्रेशर है, R डिस्टेंस है, V क्या है? V आपके पास वेलोसिटी है, L इसका लेंथ है। तो देखो ईटा की डायमेंशन क्या होगी? P प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर की डायमेंशन होती है mL-1 t-2 इंटू r-x² की L² हो जाएगी। वेलोसिटी की L t-1 और इसकी L से L कैंसिल हो गया, तो आपके पास mL-1 t-1 आ जाएगी।
थर्ड में देखिए आपको P की इक्वेशन दी है, P इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी स्क्वेयर, तो इसका मतलब अल्फा टी स्क्वेयर डायमेंशन लेस है, तो अल्फा की डायमेंशन टी माइनस 2 की डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए L बाय आर आपको पता है टाइम की डायमेंशन होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर एनर्जी डेंसिटी, मतलब प्रेशर कह सकते हैं। ओके, द लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच इज 1/5 सेकेंड, द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड 25 सेकेंड, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर क्या होगी, देखो डेल टी बाई टी इंटू 100% लिखें। 20 ऑसिलेशन का 25 दे रखा है, तो आपके पास लिस्ट काउंट उसने 0.1/5 दिया है, मतलब 0.52 बाय 25 इंटू 100, तो इसके आपके पास 0.8% आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, देखो मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा, वैसे इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट 50 होगा, हालांकि एक्यूरेसी हमेशा रेफरेंस में होती है, रेफरेंस में कोई वैल्यू दी होनी चाहिए। 97 इंटू 5.2 इज डिवाइडेड बाय 2.54, देन करेक्ट। देखो 2.54 में 3 सिग्निफिकेंट है, 3 केवल एक में ही है, वो क्या है, फोर्थ आंसर। द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड द लेंथ ऑफ साइड, देन द मैक्सिमम डेंसिटी इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, ml-3 होती है, तो परसेंटेज सॉरी परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, m के अंदर परसेंटेज एरर 3 है, प्लस पावर पॉजिटिव आएगी 3 और लेंथ में 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 9% आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी m में एल बी टी माइनस सी, अगर इनमें अल्फा बीटा और गामा हो तो ए अल्फा पावर के साथ ऐड होता जाएगा, बी बीटा और पावर भी पॉजिटिव लेनी है, सी गामा परसेंट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इतना है, द वॉल्यूम ऑफ 25 स्फीयर्स कितना होगा, देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 1, 7 और 6, तो रिजल्ट का भी 3 होना चाहिए। अब देखो पहले वाले के अंदर 2 सिग्निफिकेंट है 4, 4, दूसरे में 4, 4, 0, 3 सिग्निफिकेंट है, तीसरे में 2 हैं, चौथे में 4 हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, सेकेंड। द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इतना, द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना होगा, देखो 4.22 का 3 टाइम्स कर लेना, इसका वॉल्यूम पूछा है, सॉरी वॉल्यूम निकाल लेना 4πr³ से, वो सारे वॉल्यूम 315 आ रहे हैं, केवल एरर देखनी है, r में एरर 2 है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³, तो एरर 6 हो जाएगी, 6 पहले ऑप्शन में है तो फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इन द मेजरमेंट ऑफ n फ्रॉम द फॉर्मूला द क्वांटिटी विच शुड बी मेजर्ड विल बेस्ट केयर इज, ओके, सबसे बेस्ट केयर किसकी एरर होगी, देखिए R4, 4 डेल R बाई R, तो थर्ड आ जाएगा। व्हेन द नंबर इतना इज राउंडेड ऑफ अप टू द सेकंड प्लेस, देखो इसको सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, अब इसको आपने ड्रॉप आउट करना है, इसके बाद कोई डिजिट है, जब डिजिट होता है तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 6.04 आ जाएगा। If the velocity, acceleration, force depend as a instant of mass, length and time, the dimension of Young's modulus, आप लिख सकते हैं y की डायमेंशन क्या होगी, v की डायमेंशन a की डायमेंशन b और f की डायमेंशन c, इसकी डायमेंशन होती है m(l-1 t-2), इसकी डायमेंशन l t-1 और a क्या है आपके पास एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन होती है ये, और f फोर्स है, इसकी डायमेंशन होती है ये। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर पता है m की पावर c है तो c इक्वल टू 1 है, l की पावर a प्लस b प्लस c है तो a प्लस b प्लस c क्या है, -1, तो a प्लस b क्या हो जाएगा, ये भी 1, उधर जाकर -2। उसके बाद देखिए t की पावर देखिए -a -2b और -2c इक्वल टू -2 है, मतलब a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू 2 है तो ये 2 0 हो गया, तो a प्लस 2b आपके पास क्या आ गया, 0।
आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस बी इक्वल टू -2, तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आपके पास -2 भी है, तो ए की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, f की पावर 1, a की पावर 2 और v की पावर -4, ऐसा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कंपेयर। नेक्स्ट देखिए, आपको v इक्वल टू 80 प्लस बी बाय टी प्लस सी दिया है, तो a की डायमेंशन क्या होगी? देखो, जो v की डायमेंशन है वही 80 की होगी और वही डायमेंशन किसकी होगी, b बाय टी प्लस सी की। अब a की डायमेंशन v बाय टी हो जाएगी जो एक्सेलरेशन की होती है, राइट। यहाँ से देखें t की डायमेंशन c के बराबर होगी, तो c की डायमेंशन t होगी, राइट। और b बाय टी, इसकी डायमेंशन t लिखेंगे, v के बराबर है तो b vt होगा जो एक लेंथ की डायमेंशन होती है। तो आपके पास l t-2 l और t आ जाएगी। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द डायमेंशनल लेंथ ऑफ लेंथ का क्या होगा? एक्सेलरेशन और टाइम से डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, l t-2, तो लेंथ क्या हो गया, at² आ जाएगी। In a certain system of unit, 1 unit of time is 5 seconds, 1 unit of mass is 20 kg, unit of length is 10 meter. In system, 1 unit of the power will correspond to। देखो, पावर मतलब 1 यूनिट का मतलब आप 1 वाट को चेंज करना चाहते हैं, ओके। तो 1 वाट कितना हो जाएगा? आप 1 वाट को चेंज करना चाहते हैं, मास कितना है 1 kg बाय 20 kg, पावर की क्या होती है mL2t-3 होती है। लेंथ के लिए आपके पास क्या है 1 मीटर बाय 10 मीटर। टाइम के लिए क्या है 1 सेकंड बाय 5 सेकंड की पावर -3। ये कैंसिल हो गया आपके पास, 1/20 इंटू 1/100 इंटू आपके पास कितना आ गया 5 सेकंड आ जाएगा, ओके। तो 5 सेकंड के लिए आपके पास रिजल्ट क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपके पास कितने से कैंसिल हो गया 20 से, ये 4 से, ये कैंसिल हो गया 4 से, तो 1/60, तो इसकी 1 यूनिट 60 वाट के बराबर हो जाएगी। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी m मिनिमम कब होगा? देखो m इक्वल टू पाई टेन थीटा है, तो एरर निकालने के लिए dm करेंगे, तो dm क्या हो गया पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो रिलेटिव एरर के लिए dm बाई m क्या होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ये मिनिमम होनी चाहिए, ओके। परसेंटेज एरर तो पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय पाई टेन थीटा। आप लिख सकते हैं इसे पाई से पाई कैंसिल, डी थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लिख सकते हैं 2 से 2 डी थीटा बाय साइन 2 थीटा। जब ये मिनिमम होगा तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम 1 होती है, तो 2 थीटा 90 हो जाएगा, जिससे थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ स्टेज में पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिट डायमेंशन को चेंज करना है। CGS सिस्टम में 4 ग्राम है, एक ऐसे सिस्टम में जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर है और मास 100 ग्राम है, उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप नॉर्मली चेंज कर सकते हैं, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर लेंगे। आपको CGS को चेंज करना है, किसको? 4 ग्राम को, ओके। डेंसिटी की यूनिट होती है ये, इसमें आपने 1 ग्राम को चेंज करना है 100 ग्राम में, जिसकी पावर क्या है 1, और आपने 1 सेंटीमीटर को चेंज करना है 10 सेंटीमीटर में, जिसकी पावर -3 है। तो 4 इंटू 1/100, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, आपके पास 40 रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके अंदर आपको परसेंटेज एरर दे रखी है, नॉर्मल निकालना है इसकी परसेंटेज एरर। ए की पावर 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 3। p की पावर 2 है तो 2 का 2 टाइम्स कितना हो गया 2, 2 4, और c -1 है तो पॉजिटिव लेंगे +3, d -1 है उसका प्लस लेंगे 4, तो आपके पास कितना हो गया, ये 40% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोनों थर्ड और फोर्थ एक जैसे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये डायमेंशन दी है
फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी परफॉर्म्ड आउट ऑफ सी, जी और इसकी टर्म में आप लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? देखो, सी स्पीड ऑफ लाइट, ई और जी, इसकी टर्म में आपको उसकी डायमेंशन निकालनी है। तो इसकी टर्म में डायमेंशन हम कैसे निकाल लेंगे वो देखिए। जब हम इनकी टर्म में डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आप सभी को पता है कि जी की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप अकेला न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, वो पर कूलम स्क्वायर होता है। और सी की डायमेंशन आपको पता है एल टी माइनस 1 होती है। इनकी डायमेंशन जब आप लिखते हैं m-1 एल क्यूब टी माइनस 2 होगी, इसकी डायमेंशन m1 एल क्यूब टी माइनस 2 होगी। ओके, और इसकी डायमेंशन यही है। आपको लेंथ की डायमेंशन पता करनी है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, जिसे आप लिखेंगे m0 एल टी नॉट इक्वल टू इसकी पावर a, मतलब m-1 एल क्यूब टी माइनस 2 की पावर a, और इसकी पावर b, मतलब m-L3 टी माइनस 2 की पावर b, और l टी माइनस 1 की पावर c। माइनस a प्लस b की वैल्यू 0 हो जाएगी कंपेयर करने से। तो इसका मतलब a और b की वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ से आपका रिजल्ट आ सकता है g और उसकी पावर सेम है, तो वो पहले में सेम है, चौथे में सेम है। उसके बाद देखो, यहाँ से देखो 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू क्या है, 1 है। t देखिए -2b और -c इक्वल टू क्या है आपके पास, 0 है। अगर अपन इनको ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके पास क्या आया, a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। तो आपको पता है 2a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हाफ आ गई। इसका मतलब इनकी पावर हाफ ही ऑलरेडी आ रही है। c निकालना है, तो यहाँ से देखिए c इक्वल टू 2a प्लस 2b, दोनों इक्वल हैं तो 4a हो जाएगा। 4a को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2, तो मतलब 2 आ जाएगी, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए, एक स्टूडेंट मेजर्ड ए डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल using a screw gauge of list count 0.01 millimeter centimeter. The main scale reading is 5 meter and zero of the circular scale coincide 25 division with the reference level. If the screw gauge has a zero error of 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is, देखिए आपके पास उसकी एक्चुअल रीडिंग कितनी आई है। टोटल रीडिंग आपके पास आ जाएगी, मेन रीडिंग है 5 मिलीमीटर, जिसे आप लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, प्लस डिवीज़न इसके 25 हैं और वो 0.01 है, तो ये आ गया 0.5 प्लस 0.025, तो आपके पास आ गया 0.525 सेंटीमीटर। ये इसका एक्चुअली रिजल्ट आ चुका है। ओके, अब आपसे उसने पूछा है कि इसका एरर के साथ रिजल्ट क्या आएगा। 0 एरर दी है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, रीडिंग माइनस 0 एरर लिखेंगे। तो 0 एरर आपके पास ये कितना है, 0.525, और एरर कितना, -0.004, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.529 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस हैं। ओके, ऐसे ही आपके जेईई मेन के क्वेश्चंस होंगे। इनके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, 90 से 20 तक के वीडियो, हालांकि वह नीट के भी हैं, वो भी आप देख सकते हो, और वहाँ आप इन्हें देखने का कष्ट करें। वैसे आप 2010 से 18 तक के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फर्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट का 7th क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर पूछे हैं। पहले अभी बताया ही था मैंने, 23.023 में 5 होते हैं, 0.003 में 1, और ये अभी क्वेश्चन पीछे आया था। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट द डायमेंशनल फार्मूला परमिटिविटी है। ए इलेक्ट्रिक करंट की टर्म में आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला बताना है। देखो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर और इसका एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर। तो आप डायमेंशनली लिखेंगे एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू जैसा कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब टी फोर ए टू एल माइनस थ्री और एम माइनस वन इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। 10th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन अभी पीछे आया था। 11th क्वेश्चन में क्या है, आपको मिनिमम डिवीजन ऑफ मेजरिंग क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, आपको 4 टाइम दिए हैं। तो 90, 91, 95, 92 से आप इनका एवरेज निकाल लेना, वो इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। इनका एवरेज आ जाएगा 382, 92 आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपने इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो पहले वाले से कितनी आ गई 2। जब आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे तो पहले वाले रिजल्ट से आपके पास एरर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सेकंड वाले से आपके पास क्या आ गई, सेकंड वाले से 1, थर्ड वाले से 3 और फोर्थ वाले से आपके पास 0/4 आ जाएगी। ये 5 और 6/4 है, जिसकी वैल्यू आपके पास 1.5 आएगी, जिसे आप राउंड ऑफ करके 2 लिख लेंगे, इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए, ये क्वेश्चन 12th में डेंसिटी में एरर पूछी है। मास की परसेंटेज एरर 1.5 है और लेंथ की परसेंटेज एरर 1 है। तो मास की तो m 1.5 रहेगी, लेंथ का क्यूब होता है तो वो 3 टाइम्स हो जाएगी, 4.5% आ जाएगी। बाकी के क्वेश्चंस आप इसके प्रीवियस ईयर के पार्ट्स में से देखना। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो क्या है इसी टेस्ट में आएगा, जो वेक्टर है। ओके, देखिए, हाँ भाई, हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जो क्या है वेक्टर है। ओके, एरर्स के बाद हम वेक्टर की बात करेंगे यहाँ। वेक्टर, हाँ भाई, वेक्टर क्या है? देखो, आप फिजिकल क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1 इज रेशियो, सेकंड इज स्केलर, थर्ड इज वेक्टर एंड फोर्थ इज टेंसर, राइट। रेशियो क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो यूनिट, नो डायरेक्शन, नो डायमेंशन, आर नॉन एज रेशियो। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिलेटिव डेंसिटी हुआ, राइट, स्ट्रेन हुआ, ये सब क्या है रेशियो के अंदर आती है, राइट। इनकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, केवल और केवल मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, राइट। इसके अलावा एंड कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक रूल। जो अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग ऐड की जाती हैं उन्हें हम स्केलर कहते हैं। जैसे डिस्टेंस हुई, टाइम हुआ, मास हुआ, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट and can be added according to triangle rule. ऑलवेज ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड की जाती है। ये 3 कंडीशन तो होनी चाहिए, लेकिन 3 होने से ही कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती। जैसे करंट की बात करें, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यूनिट भी है, लेकिन वो ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं की जाती। वो किसके अकॉर्डिंग ऐड की जाती है? वो अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग। आप किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर, ये एंगल थीटा कितना भी क्यों ना हो, ये ऑलवेज 5 एम्पियर होगा। मतलब जंक्शन पर नॉर्मली ऐड हुआ है। तो करंट का एडिशन अलजेब्रिक होने के कारण ये स्केलर है, राइट। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यूनिट तीनों है, लेकिन आप इसे
ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर के लिए तीनों के साथ साथ उसे ट्राइंगल रूल से भी ऐड होना। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता ही होता है, डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, एंड हैव डिफरेंट वैल्यू in different direction. And can be added according to algebraic rule. algebraic rule के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सेस के अबाउट डिफरेंट होता है एक ही बॉडी का, लेकिन दो बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपके पास टेंसर क्वांटिटी हो जाएगी। मेरी बात क्लियर। इसके बाद देखिए हमारे पास ये चैप्टर वेक्टर के लिए है, तो वेक्टर में हम बात करेंगे कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ओके, वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है, एक ग्राफिकल होता है और एक मैथमेटिकली होता है। एक रिप्रेजेंटेशन उसका ग्राफिकल होता है, एक मैथमेटिकल होता है। कैसे होता है देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए इसे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम टेल कहते हैं। ये इसका हेड होता है जो रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये होता है एक वेक्टर। मेरी बात क्लियर। मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें बता दूं आपको। अगर दो एरो पैरेलल हों और सेम हों, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हैं, इनकी डायरेक्शन भी इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड। अगर इनकी डायरेक्शन तो इक्वल हो लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो तो इन्हें इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे, लेकिन इन्हें पैरेलल वेक्टर जरूर कहेंगे। मेरी बात क्लियर। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इन्हें नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। मेरी बात क्लियर। अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में हो, इसे कोलिनियर कहेंगे। अगर एक ही प्लेन में हो, इन्हें कोप्लैनर कहेंगे। मेरी बात क्लियर। ये कुछ इनके रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके। अब देखिए दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल देखना हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसे नहीं कह सकते, ये अपोजिट सेंस होता है। जब दोनों के टेल या दोनों के हेड जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट सेंस। इसे सेम सेंस में लाना पड़ेगा, तो सेम सेंस में लाने के ये अपोजिट सेंस में ही रहेंगे। ये आपके पास दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो। मान लो आपके पास ये वेक्टर दे दिया जाता है, ये आपको एंगल दे दिया 120, तो पूछ लिया ए और बी में क्या एंगल, तो ये सेम सेंस में इसे अपोजिट में लाना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। सेम लेंथ के लिए ये ए है तो ए रहेगा, ये 120 है तो ये 60 है, तो यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, 60। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं, दोनों शुड बी इन अपोजिट सेंस। ये होता है अपोजिट सेंस और ये था सेम सेंस। ये सेम सेंस है, ये अपोजिट सेंस है। दोनों के टेल का मिलना भी और दोनों के हेड का मिलना भी, ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसके अलावा यहां से आप डिफाइन करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पोलर होता है और एक एक्सियल होता है।
जिस वेक्टर का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो उसे हम पोलर कहते हैं। पोलर पोल कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट को या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे फोर्स का कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, वो किसी न किसी पॉइंट पर एक्ट करता है, तो इसे हम कहते हैं पोलर वेक्टर। कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज एक एक्सिस के अलोंग होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सब क्या है? एक्सियल वेक्टर है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। ओके, ये आपके पास वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। ओके, किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली ऐसे मैग्नीट्यूड है, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, और इस यूनिट वेक्टर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मेरी बात क्लियर? इसे हम और आगे पढ़ने के लिए, इसके लिए हम बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन उससे पहले हम एक ट्रायंगल रूल के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल रूल क्या है? दो वेक्टर को ऐड करने का बेसिक रूल क्या है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, हाँ भाई, तो हम ट्रायंगल रूल की बात करेंगे। ट्रायंगल रूल क्या कहता है? जब भी दो वेक्टर का आप एडिशन करते हैं, उस केस में अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड, इफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल represent to the two vector in same sense in both magnitude and direction, then the third side represent their resultant in opposite sense in both magnitude and direction। आपके पास अगर ट्रायंगल की दो साइड 1 and 2 सेम सेंस के अंदर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये अपोजिट सेंस में इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आप लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मान लो मैं इसकी जगह इस ट्रायंगल में ऐसे लिख देता, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या फर्क है? आर की जगह सी आया है, लेकिन सी आर के अपोजिट है, तो आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू माइनस सी। नेगेटिव है ना उसका, तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? आर क्या था? ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड सेम सेंस में होती है तो उनका सम ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। मेरी बात क्लियर? इसके बाद आपके पास इसका एक पॉलीगॉन लॉ आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हों, इस तरह से ऐड हो रहे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सब सेम सेंस में है, तो लास्ट जो होगा अपोजिट सेंस में इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लिख सकते हैं आर वेक्टर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाए। मेरी बात क्लियर? कई बार इक्वल रेगुलर है, जैसे कोई भी शेप है, जैसे हेक्सागोन है या आपको ट्रायंगल दे दिया जाए, उनके लिए या आपके पास कोई मान लीजिए स्क्वायर की बात कर ले, उनके लिए कोई पॉइंट दे देता है। जैसे देखिए, ये कोई हेक्सागोन है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, या इनके पॉइंट्स देख लीजिए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, और ये इसका ओ पॉइंट है, इसका सेंटर है। ये कोई फिक्स्ड पॉइंट पी है, राइट? आपसे कोई पूछ लेता है कि पी ए वेक्टर, पी बी वेक्टर,
पी सी वेक्टर, पी डी वेक्टर, पी ई वेक्टर और पी एफ वेक्टर की वैल्यू आपको दी है एन पी ओ वेक्टर। तो आप एन की वैल्यू बताओ क्या हो। सिंपल, मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, सिंपल एडिशन की बात हो रही है। यहां से दो वेक्टर के एडिशन के केस में हम इनका रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए, जब आपके पास इस तरह का रिजल्ट आ गया तो आप इस केस में ट्रायंगल रूल का यूज करोगे यहां, और ट्रायंगल रूल का यूज करते हुए हम रिजल्ट कैसे डिफाइन करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इस केस में आपको पता है ना, ए से मैं कोई एक वेक्टर बना लूं, ये ए है, ये कोई पी था, ये कोई ओ है, तीन में ही तो रिलेशन है। फिर बी है, ओ है, पी है, यही तो रिलेशन है ना। मैं यहां से देखूं ए पी वेक्टर ये था ना, और पी ओ चाहिए ये था ना, और तीसरा वेक्टर अपोजिट सेंस में क्या हो गया, ए ओ हो गया ना। कोई कंफ्यूजन? आप लिख सकते हो ना कि ए पी वेक्टर प्लस पी ओ वेक्टर, सॉरी पी ए था, सॉरी गलत, पी ए ये था, पी ए, और इस केस में मुझे पी ए निकालना था तो मैंने इसको अपोजिट वेक्टर बना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना कि पी ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, पी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। कोई कंफ्यूजन किसी को ट्रायंगल रूल से? ऐसे ही मान लो मैं ये बना लेता हूं बी, ये मान लो पी था, ये मान लो ओ था, तो ये मेरे पास फिर से एक वेक्टर बनेगा ना। पी बी चाहिए था और पी ओ की टर्म में चाहिए था, तो मैं लिख सकता हूं पी बी वेक्टर इक्वल टू पी ओ प्लस ओ बी, लिख सकता हूं ना। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं पी सी इक्वल टू पी ओ प्लस ओ सी। ऐसे हम लिख सकते हैं पी डी इक्वल टू पी ओ प्लस ओ डी, और ऐसे पी ई इक्वल टू क्या लिखोगे, पी ओ प्लस ओ ई, और लास्ट वन आपके पास पी एफ वेक्टर इक्वल टू क्या है, पी ओ प्लस ओ एफ वेक्टर। हो गया। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये आएगा, और इन सभी का सम आपके पास क्या आया था, इन सभी का सम क्वेश्चन में दिया है क्या, एन पी ओ दिया है, इक्वल टू 6 पी ओ प्लस ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। अब ये रेगुलर हेक्सागोन है, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब जितना आपके पास ओ ए है उतना ही क्या होगा, ओ डी होगा ना। और आपको क्लियर दिख रहा है ओ ए और ओ डी एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या हो गया, 0। इसका मतलब ओ ए और ओ डी इक्वल और अपोजिट थे। तो जब a इक्वल टू माइनस बी होता है तो आप a प्लस बी को क्या लिखते हैं। ऐसे ही देखो ओ बी और ओ ई एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, तो ओ बी और ओ ई भी गया, और ऐसे ही ओ सी और ओ डी ओ एफ भी गए। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 6 पी नॉट। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। पी ए प्लस पी बी प्लस किसी फिक्स्ड पॉइंट से ईच कॉर्नर के साथ बनने वाले वेक्टर का सम उस फिक्स पॉइंट से उनके कॉमन सेंटर से बनने वाले वेक्टर का उतने टाइम्स होता है जितनी साइड्स होती। और अगर मैं P को शिफ्ट कर दूं A पर तो A 0 हो गया, उस केस में P A 0 हो जाएगा। P में यहां ले आया तो P B का मतलब क्या हो गया, A B, मतलब इसमें P की जगह A लिखते जाओ, तो A तो 0 हो गया, आपके पास क्या बच गया, A B A C A D A E और A F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6AO आ जाएगा। कहने का मतलब किसी भी रेगुलर शेप में किसी एक कॉर्नर से बाकी कॉर्नर के साथ बनने वाले वेक्टर का सम उस कॉर्नर से सेंटर के साथ बनने वाले वेक्टर का उतने टाइम्स होता है जितनी साइड्स होंगी। अगर यहां 5 होता तो क्या लिखते, 5 साइड होती, रेगुलर पेंटागन होता
तो PA PB PC PD PE इक्वल टू क्या था 5PO, और उस केस में AB AC AD AE का सम क्या आता 5AO। अगर 4 ही होते तो स्क्वायर बनता, तो क्या होता PA PB PC PD इक्वल टू क्या होता 4P0। यहां लिखते AB AC और AD का सम क्या होता 4AO। अगर 3 साइड होती ट्रायंगल बनता तो PA PB PC इक्वल टू 3P0 होता, या PA प्लस AB प्लस AC इक्वल टू क्या हो जाता 3AO हो जाता। मेरी बात क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपने उसे सिंपली कर लेने हैं। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट देखिए, पैरेललोग्राम लॉ आता है। पैरेललोग्राम क्या है देखिए, वो कहते हैं किसी पैरेललोग्राम की अगर 2 एडजेसेंट साइड्स को आप किन्हीं 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करें ए और बी से, तो उनके कॉमन पॉइंट से जाने वाला जो डायमीटर और डायगोनल होगा वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी। क्लियर? अगर इस रिजल्टेंट का मैं वैल्यू निकाल लूं, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इस केस में आप कह सकते हैं ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। मान लीजिए ओ से आप ए से आप बी की बात करें। अब आपको पता है कि ये ओ बी नहीं डायरेक्ट निकाल सकते क्योंकि ओ ए और ए बी परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम इसे पैरेललोग्राम को इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास ए है, ये बी है, तो ये भी आपके पास क्या होगा बी। अगर ये बी है तो इसका ये परपेंडिकुलर क्या हो गया बी साइन थीटा, और इसका बेस क्या हो गया बी कॉस थीटा। तो इस केस में आपके पास जो ओ से डी आया, ये एक ट्राइंगल बन गया आपके पास। ये आर है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये ओ से डी था, डी से बी था, डी से बी की वैल्यू आपके पास बी साइन थीटा है, और ये आपके पास ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो उस केस में आपके पास इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आर इक्वल टू इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर का रूट। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाए। इस केस में अगर हम tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगी, तो b साइन थीटा बाय a प्लस बी। अगर आप बीटा निकाल लोगे तो इसको याद रख लेना, a के साथ निकाल रहे थे तो a खाली था, b के साथ साइन और कॉस था। बीटा b के साथ निकाल रहे हैं तो b खाली होगा, a के साथ साइन और कॉस हो जाए। मेरी बात क्लियर? यहां से आपके पास काफी सारे रिजल्ट्स आते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो r इक्वल टू ए प्लस बी होगा जो मैक्सिमम होता है, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो r इक्वल टू ए माइनस बी होगा जो मिनिमम हो। इसका मतलब r की वैल्यू a माइनस बी से कम नहीं हो सकती और a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकती, इनके बीच में इसका कोई भी रिजल्ट रहेगा। मेरी बात क्लियर? आपको एंगल ना भी दिया हो तो आप कह सकते हैं जो a की वैल्यू होती है r की वैल्यू होती है वो a प्लस बी से a माइनस बी तक रहती है, इस रेंज से कभी भी बाहर नहीं जाती। मेरी बात क्लियर? कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स 2 and 3 यूनिट्स। पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6,
चौथा ऑप्शन है सेव। तो आपको पता है इसका एंगल नहीं दिया, लेकिन आपको ये तो पता है इसकी रेंज क्या है, 1 से लेकर 5 तक रहेगी। 3 माइनस बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 माइनस 2 1 और 3 प्लस 2 5। इस रेंज के अंदर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये फोर्थ है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। या कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ट्राइंगल। आपको ग्रुप दे दिया, मान लो 10 20 5, 10 20 35, 10 20 17, 10 20 40। ग्रुप दे दिया। पहले दो का देखिए, 10 और 20 से आप कह सकते हैं इनका रिजल्टेंट 10 से 30 के बीच में होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों का सम क्या है 30 और डिफरेंस क्या है 10। ये 5 इस रेंज से बाहर है, 35 इस रेंज से बाहर है, 17 इस रेंज के अंदर है और 45 भी इससे बाहर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड आ जाएगा। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद देखिए यहां से हम बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे हम। तो अगर आपके पास a और b इक्वल हो जाते हैं, देन आप कह सकते हैं r क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर कॉमन आएगा, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, और इससे आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 2a cos थीटा बाय 2। ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एंगल अल्फा और बीटा की वैल्यू इस केस में क्या होगी, थीटा बाय 2 हो जाएगी। तो ये आपके पास इसके रिजल्ट्स निकालने के कुछ तरीके हो जाएंगे। यहीं से देखिए एक और रिजल्ट आ जाता है आपके पास। अगर अल्फा और बीटा क्या बात करें, मान लो आपके पास अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, मान लो, उस केस में आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ना कि b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन a sin थीटा बाय b प्लस a कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया ना, इधर लाएंगे b स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, b इज ग्रेटर देन a। आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है तो जो बड़ा है उसका एंगल छोटा होता है, तो अल्फा क्या होगा, लेस देन बीटा। और अगर a लेस देन b है तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा। और अगर a इक्वल टू b है तो आप कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। मेरी बात क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपके पास अल्फा 90 डिग्री आ जाए, इसका मतलब रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर है a से। तो जब अल्फा 90 आ गया तो थीटा तो डेफिनेटली क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। 90 से क्या होगा, बड़ा। तो उस केस में आप कह सकते हैं ये मान लो a था आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास a था और ये b होगा। अब 90 से बड़ा है लेकिन 180 तो नहीं है ना, तो डेफिनेटली अल्फा 90 है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं अल्फा बीटा से बड़ा है तो b बड़ा होगा किससे, a से। तो a तो छोटा है, b बड़ा है। ये इनका रिजल्टेंट है, राइट। तो आप कह सकते हैं ये a है और ये b। ये एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल थीटा है। कोई कंफ्यूजन? इस केस में गौर से देखिए, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये b है, ये a है, ये r है। तो आप लिख सकते हैं ना बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप r को क्या लिखेंगे, रूट बी स्क्वायर माइनस
और अगर आप यहां से इस एंगल को भी पता करना चाहें तो आपके पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला के अंदर आपने अल्फा को 90 डिग्री रखा है, तो इसका मतलब ये आपके पास इनफाइनाइट हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हुआ। इसका मतलब a इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा। तो यहां से ये रिलेशन भी आपके काम आ सकता है। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसके सम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, अब देखिए सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक तो सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं जो हमने आपको अभी बताए, इसके अलावा कुछ चेंजेस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, टू वेक्टर p एंड q ऑफ मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर p एंड q ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f, 2f and 3f respectively are at an angle theta, respectively are at an angle, respectively are at an angle theta, at an angle theta. When q is doubled, when q is doubled, then their resultant is also doubled, then their resultant is also doubled, then find the value of theta, find the value of theta. देखो r क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा था, तो r स्क्वायर ये हो जाएगा। जब आप इसको 2q कहेंगे ये 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर क्या हो गया, 4r स्क्वायर ना। इक्वल टू p को तो आप चेंज कर ही नहीं रहे, इसको डबल कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4q स्क्वायर, 2q का मतलब 4pq। अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, आपके पास 4 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq cos थीटा ओवर पी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आ जाएगा। आपको पता है p क्या है 2f और q क्या है 3f, तो आप इसकी वैल्यू रखोगे 4 इक्वल टू 2f का स्क्वायर मतलब 4f स्क्वायर, 3f का स्क्वायर 9f स्क्वायर, 9 इंटू 4 36f स्क्वायर प्लस 2f और 3f 6 और 24 f स्क्वायर कॉस थीटा ओवर क्या आया 4f स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, q का मतलब आपके पास क्या था 3f था, तो 9f स्क्वायर प्लस आपके पास कितना था यहां से 2pq, तो 6 to 12 f स्क्वायर। देखिए 4 कॉमन आकर कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू एफ स्क्वायर भी उड़ गया, तो क्या बचा 1 प्लस 9 प्लस 6 कॉस थीटा ओवर 4 प्लस 9 प्लस 12 कॉस थीटा। ये आपके पास इधर आया, तो 13 प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 10 प्लस 6 कॉस थीटा। तो आप इधर लाएंगे तो आपके पास क्या आ गया 6 कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास 1/2। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, बाकी इसको दोबारा से फिर चेक कर लेना एक बार, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। ओके, इसकी कैलकुलेशन को दोबारा से और चेक कर लेना। सॉरी, आ गया डिफरेंस, ये -1/2, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 ना कि 60 डिग्री। ओके, ये आपके वेक्टर का कुछ बेसिक बातें की थी। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर के बारे में, इसका प्रोडक्ट और इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।